गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक आपका लिया जीके जीएस की, यहाँ पर डेली क्लास चलती है सुबह 11 बजे। आज हम इस वीडियो में आपका ये आरओ की तैयारी यहाँ पर चल रही है। टॉप 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर आपसे पूछा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही सुमेलन करना। सही का मतलब होता है कि आपको सही सुमेलित करना है, इनमें सही कौन सा है आपका। चलिए यहाँ पर देखेंगे, पुस्तक है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। अगर हम पुस्तक की बात करेंगे तृतीय रत्न, इसके लेखक कौन है? दाएं भाग ये किस, इसके लेखक कौन है? स्मृति मंजरी के लेखक कौन है? और विशुद्ध मग्ग के। तो यहाँ पर अगर लेखक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर तृतीय रत्न लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये रचना जो है, इसके लेखक जो हैं, रचनाकार हैं आपके ज्योतिबा फुले हैं। यानी ए नंबर का यहाँ पर क्या होगा? चौथा नंबर आपका विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ए नंबर का यहाँ पर चौथा जो होगा, बिल्कुल कंफर्म है कि ए नंबर का यहाँ पर चौथा नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ए नंबर का यहाँ पे चौथा होगा। और अगर दाएं भाग की बात करेंगे, ये जीमूत वाहन है, इसके कौन है? जीमूत वाहन है। यानी ए का चौथा बी का 1, ए का चौथा बी का 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए जय हिंद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आगे बताइए, इनमें से आपको बताना है असत्य विकल्प की पहचान करना है। असत्य विकल्प बताइए। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक में बुद्ध व महावीर की भेंट का उल्लेख आपका मध्यम निकाय में बताया गया है, या 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में, या बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचन विनय पिटक में? विनय पिटक। यहाँ पर आपको बताना है असत्य विकल्प, आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखो ये जो विनय पिटक है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका बताया गया है बौद्ध संघ की स्थापना और संघ के नियमों की विवेचना की गई है। यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचन, ये आपका गलत है। बाकी सुत्त पिटक वाला भी सही आपका था। बुद्ध व महावीर की भेंट का उल्लेख, ये भी आपका सही है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका क्या है? गलत दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए। एक तरफ शिलालेख लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ आपकी स्थितियां दी गई हैं। शिलालेख आपके ये लिखे हुए हैं, है ना। मान सेहरा शिलालेख की स्थिति कहाँ पर है? एरगुडी के कहाँ पर है? सोपारा कहाँ पर है? और धौली कहाँ पर है? अगर हम बात करेंगे मान सेहरा शिलालेख की, इसकी स्थिति इस समय जो है आपकी पाकिस्तान में। कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में, याद रखिएगा। तो आंसर आपका जाएगा ए नंबर का तीसरा है। ये दो विकल्प तो आपके नहीं हो सकते। एरगुडी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपका है। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? पहले ही नंबर पे, यानी यहाँ पर बी नंबर का पहला होगा और बी का पहला आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसका मतलब आंसर जाएगा तीसरे नंबर का डी के साथ। जिनका भी 3 नंबर का डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अशोक के अभिलेखों के संबंध में यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, लिखा हुआ है आपका यहाँ पर पशु हत्या का निषेध कौन शिलालेख में बताया गया है? मानव व पशु चिकित्सा का प्रबंध, ये किस शिलालेख में बताया गया है? धर्म महामात्र की नियुक्ति और धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, पशु हत्या का जो निषेध है ये पहले शिलालेख में बताया गया। याद रखिएगा, पशु हत्या के खिलाफ थे, और इसमें जो निषेध है पहले शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा पशु हत्या से संबंधित। तो आंसर जाएगा ए नंबर का तीसरे के साथ। तो ये तो ऑप्शन आपका सी होगा या तो आपका डी होगा। और चेक कर ले रहे हैं, आगे लिखा हुआ है मानव व पशु चिकित्सा का प्रबंध, ये आपका द्वितीय शिलालेख में मानव और पशु चिकित्सा का जो प्रबंध किया गया वह दूसरे शिलालेख में, यानी बी का आपका चौथा होगा और ए का तीसरा। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका असत्य विकल्प है, कौन सा असत्य है आपको बताना है। लिखा हुआ है शुक वंश का अंतिम शासक देवभूति था, है ना। यहां पर आपको बताना है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे, शुक वंश का अंतिम शासक देवभूति था, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे असत्य वाला पूछा गया है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से यहाँ पर पुण्य मित्र शुंग द्वारा किए जाने वाले 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी प्राप्त होती है, ये भी आपका सही है। पुण्य मित्र के काल में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी गार्गी संहिता, मालविकाग्नि मित्रम तथा महाभाष्य से प्राप्त होती, ये भी सही है। और लिखा हुआ 7 वाहन अंश का अंतिम शासक आपका बता रहे हाल था, ये गलत है। 7 वंश का अंतिम शासक आपके जो थे ना, पुलुमावी फोर्थ थे, पुलुमावी थे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुलुमावी थे आपके, है ना, पुलुमावी थे आपके। यहाँ पर हाल थोड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका गलत दिया गया था। यहाँ पर आपको बताना दक्षिणा
पथेश्वर, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक से संबंधित है? दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि जो है निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक संबंधित है? 6 नंबर में आपको बताना है। दक्षिणा पथेश्वर की अगर हम बात करेंगे, हाँ, किस सातवाहन शासक संबंधित है? तो ये आपके थे आपके वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, नाम याद रखिएगा, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। दक्षिणा पथेश्वर की जो उपाधि थी किस सातवाहन शासक संबंधित है? यह आपकी है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, पुलमावी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, विकल्प बताना है कौन सा है। लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 18 जुलाई 1947 को हुआ था। ये तो बात बिल्कुल सही है ना, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करेंगे 3 जून 1947 को, ये भी आपका सही है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत छोड़ने की जो घोषणा जून 1948 में की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन ही आपको 1942 में तो घोषणा यहाँ पर लिखा है, घोषणा कब की गई थी? देखिए, घोषणा आपकी की गई थी 1947 में की गई थी, है ना, 1948 में नहीं की गई थी। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन तो आपका चलाया गया था 1942 में, लेकिन जो इसकी छोड़ने की घोषणा की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भैया हम भारत से छोड़ के चले जाएंगे, तो इन्होंने जो घोषणा किया था आपका 1948 में न करके 1947 में किया था। और कब किया था? 20 फरवरी, याद रखिएगा, 20 फरवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। 20 फरवरी 1947 को अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम चले जाएंगे, ठीक है ना। ये घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत की सत्ता उत्तरदायी लोगों को सौंप कर चले जाएंगे, बिल्कुल बात सही है। तो उन्होंने 47 में तो घोषणा किया था, देश आपका आज़ाद होता है 15/1947 को, घोषणा कर देते हैं अंग्रेज पहले ही 20 फरवरी को, और इसके बाद 1948 तक ये आपके चले जाते हैं। बाकी सब आपके सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? 1945 की अगर हम बात करेंगे, देखिए 1936 से लेकर 1939 से लेकर, है ना, 1939 से लेकर आपका 1945 तक, तो आपका पता है यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध चला था आपका 1939 से लेकर 1945 तक। 1945 में लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सी घटना थी? शिमला समझौता, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, नौसेना विद्रोह और वेवल योजना। देखिए, शिमला सम्मेलन तो आपका 25 जून 1945 को हुआ था, है ना, ये तो आपका 25 जून 1945, ये तो चलो ठीक है। अगर हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा जो है, ये भी आपका नवंबर 1945 है ना, ये भी आपका नवंबर 1945 है। नौसेना अगर विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका दोस्तों नौसेना जो विद्रोह था आपका, ये आपका था 1946 में है ना, ये आपका 1946 था ये वाला। अब वेवल योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका 1945 था, ये भी आपका 1945 है। तो इन्होंने पूछा गया था 1945। यहाँ पर तीसरे वाले को हटा दीजिए, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन तो इन्होंने ऐसा दिया ही नहीं है, लिखा है कि प्रमुख घटनाएं थी, है ना, प्रमुख घटनाएं थी आपकी। अच्छा, क्रम बताना है क्या? अच्छा, क्रम बताना है, इनको क्रम से लगाना है, चलो कोई बात नहीं, घटनाओं को क्रम से लगाना है, ठीक है ना। आप क्रम से देखिए, बहुत ही ये क्लोज प्रश्न है आपका, काफ़ी वैसे इन्होंने पूछा है। तो देखिए, जून में आपका था ये शिमला सम्मेलन, है ना, तो जून में क्या था आपका? शिमला सम्मेलन था आपका। ये किस तरीके से प्रश्न पूछा है? ये प्रश्न जो है पूछने का कुछ तरीका में समझ में नहीं आ रहा है। लिखा था वर्ष 1945 प्रमुख घटनाएं थी, तो नौसेना विद्रोह तो आपका 1946 का है, बाकी सब तो आपके हैं, तो यहाँ इनको ऑप्शन देना चाहिए 1 to 4, है ना। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा फिर। नौसेना विद्रोह जो आपका है 1946 है, आप चेक कर लीजिए, नौसेना जो विद्रोह था आपका। इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, एक बार और चेक कर ले रहे। नौसेना विद्रोह हमें जहाँ तक याद है 1946 ही आपका है। हाँ, 1946 है ना, तो ये 1946 है। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर पहला दूसरा चौथा होना चाहिए, पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे गलत है, यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला दूसरा चौथा, तीसरा नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, है ना।
हाँ, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, देखो वेवल योजना जो आपकी थी ये 14 जून का था आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं 14 जून 1945, है ना, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, पहले नंबर पे आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे 25 जून का था, शिमला समझौता आपका था 25 जून को था, 25 जून को था। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा जो आपका है ना, ये नवंबर में आता है 1945 में, है ना। तो 4123, हाँ इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। ये जो आपका होगा ये आपका 1946 का है। तो इस तरीके से आप क्रम आपका देखिए चारों ऑप्शन में 1 2 3 4 करके क्रम दिया है, तो फिर आपको ये वाला लगाना पड़ेगा सी नंबर। तो ये हो सकता है वेवल योजना 14 जून 1945, इसके बाद 25 जून शिमला समझौता है आपको 1945, और नवंबर में आपका है आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, इसका नौसेना विद्रोह आपको 1946 में। अगला प्रश्न बताइए, इस तरीके से आंसर आपको देना था। क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में कौन सा विकल्प आपका असंगत है? हाँ हाँ सीरियल है, बिल्कुल सही बात है। चलो यहाँ पर बताइए, क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत? देखिए बहुत ही क्लोज पूछा था। अब इतनी डेटे जिसको याद होगा वही तो कर पाएगा कि शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, 1945 जो सभी को याद है, लेकिन ये मंथ और महीना जो तारीख वाला ये बहुत लफड़ा कर देता है, इसलिए पूरा अच्छे से डेट याद रखिए। देखो प्रश्न आपकी इस तरीके से भी पूछे गए हैं, है ना, 2-2 महीने का अंतर है ना, डेट का अंतर है, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना होगा तभी कर पाएंगे। क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में कौन से विकल्प आपका संगत है? अगर हम असंगत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इन्होंने जो लिख रखा है ना, मिशन के कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी नहीं थे, ये आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके, है ना, मौलाना आजाद थे। पर यहाँ पर जो महात्मा गांधी ने लिख रखा है ना, ये नहीं होना चाहिए था। क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे आपके, वो आपके थे महात्मा गांधी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, इसलिए यही वाला आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर में आपको बताना है, द ड्यूटीज ऑफ मैन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? द ड्यूटीज ऑफ मैन जो रचना है ये आपकी किसकी है? ये मैजिनी की है ना, मैजिनी आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और लाला लाजपत राय ने इसका जो है उर्दू में अनुवाद किया था। लाला लाजपत राय ने ये जो आपकी द ड्यूटीज ऑफ मैन ये रचना है आपकी मैजनी की, और इसका जो अनुवाद उर्दू में किया गया था वो आपका लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करिए। नौजवान भारत सभा की स्थापना वर्ष 1925 में भगत सिंह द्वारा की गई थी। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र वर्ष 1924 में आपका हुआ था। देखिए सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है ना, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा तो किया गया था, बात सही है, हम भी मानते हैं, लेकिन 1926 में किया गया था, है ना, 1925 में नहीं, 1926 में किया गया था। इसलिए ये वाला तो आपका क्या हो गया, नौजवान भारत सभा की स्थापना गलत हो गया। और कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र 1924 में हुआ, तो ये आपका सही है, तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कोटों की सहायता से सही विकल्पों को चुनाव करिए। लिखा हुआ है यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। 12 नंबर में लिखा हुआ है सही विकल्पों का चुनाव करना। रायतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, ये बात तो सही है। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% आपका भाग शामिल था, ये तो बात बिल्कुल सही लिखी है। अब बोला गया तो सही ऑप्शन बताइए, सही विकल्प कौन सा है, ये तो सही है। और दूसरा लिखा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्क पर बाधित होता था, है ना, तो ये तो आपका गलत है, शुल्कों पर बाधित नहीं होती, है ना, यहाँ पर बोल रहे हैं गृह शुल्कों पर बाधित होता था, नहीं बाधित नहीं होता था, यहाँ पर नहीं होता तो सही था, है ना, तो ऑप्शन नंबर दूसरा तो गलत आपका है ही। तो यहाँ पर पहला वाला सही था, तो ऑप्शन मार दीजिएगा पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कोड की सहायता से सही विकल्पों का चयन करना है। लिखा है भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे। इनके द्वारा 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया गया और सिक्के डलवाए गए। अब आपको बताना है कि जो वहाबी आंदोलन था इसमें क्या बातें सही हैं, कितनी बातें सही है। तो देखिए वहाबी जो आंदोलन है इसके बारे में इन्होंने जो बात बोली है कि इसके प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे, ये बात तो सही है। इनके द्वारा 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया गया, ये भी बात सही है, और सिक्के डलवाए गए, ये भी बात सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन लगाना पड़ेगा सी नंबर। दोनों के दोनों आपके सही यहाँ पर हैं। तारकेश्वर आंदोलन वर्ष 1924 का जो संबंध है ये का संबंध निम्नलिखित में से
कहाँ से था, है ना। यहाँ पर आपको बताना है तारकेश्वर। तारकेश्वर आंदोलन दोस्तों आपको याद रखिएगा, ये आपका बंगाल में चलाया गया था, 1924 में चलाया गया था, है ना। ये बंगाल संबंधित है, याद रखेंगे। तारकेश्वर आंदोलन जो आपका है ये बंगाल से स्टार्ट हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको निम्नलिखित में सुमेलित करिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है चंगेज खां, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। यहाँ पर सूची दी गई है देवराय फर्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान इल्तुतमिश, देवराय द्वितीय, है ना। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा 15 नंबर में। अगर हम बात करते हैं चंगेज खां, है ना, तो ये बताइए सुमेलित करना है आपको। हाँ, यहाँ पर चंगेज खां, सुल्तान इल्तुतमिश होगा, निकोली कोंटी का आपका देवराय फर्स्ट, इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के टाइम पे आए थे, है ना, और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ 3 1 2 4। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से असत्य विकल्प की पहचान करना है। गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। अगर हम बात करते हैं गोलकुंडा में जो आपका शासन था किसका था, ये आपका कुतुब शाही वंश का था, है ना, कुतुब शाही वंश का था गोलकुंडा में। तो यहाँ पर बोला क्या गया असत्य विकल्प, ये तो आपका सही है। अगर हम बीजापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजापुर वाला आपका क्या गलत है, क्योंकि बीजापुर में जो था ना ये शासन किसका था, आदिल शाही वंश का था। किसका था, आदिल शाही वंश का था, याद रखेंगे, आदिल शाही वंश का था, है ना, आदिल शाही वंश का था। इसलिए यहाँ पर निजामी जो निजाम शाही लिख रखा है ना ये गलत लिख रखा है ना। ये बरार बरार का अगर देखिए ये तो सही है, इमाद शाही वंश ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी जो है ना बीजापुर वाला ये आदिल शाही होता तो सही हो जाता। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोकासा का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था। मोकासा की अगर हम बात करते हैं, मोकासा, है ना, मोकासा का जो संबंध था आपका ये था मराठा प्रशासन संबंधित था, आपका मराठा प्रशासन था। है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोकासा समझ गए, मराठा से संबंधित है, मराठा प्रशासन के समय का है ये। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। अब देखो सही उत्तर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। ये प्रश्न हमने बहुत बार आपको बताया है। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, है ना, ये आपको अच्छे से पता होगा कब हुआ था, है ना। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे ना, 15, 26, 27, 28, 29 और 15, 30 में मर जाते हैं। तो वही युद्ध है आपके। पानीपत का तो 15, 26 मोस्टली सभी को याद रहता है ना। इसके बाद आपका आता है खानवा का युद्ध, है ना। तो खानवा का युद्ध 15, 26 के बाद क्या आएगा 1527 आएगा। इसके बाद आता है आपका हाँ, फिर इसके बाद आपका आता है खानवा का युद्ध सही तो है 1527 है। इसके बाद घाघरा का युद्ध आपका होता है 1900 कितने में होता है, 19 करें 1529 में होता है ना, 1529 में होता है। ये 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। बाबर और महमूद लोधी के मध्य आपका होता है। और ये खानवा का युद्ध जो आपका होता है ना बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। हाँ सही है। चौसा का युद्ध जो आपका है ना, चौसा का युद्ध जो आपका हुआ था ये आपका 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था। और एक और प्रश्न बनता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध आपका 1540 है ना। कन्नौज वाला युद्ध याद रखिए, कई बार पूछा गया कब हुआ था, 1540 में हुआ। चौसा का आपका 1539 में हुआ था। अगर आपको 3 डेट पता है तो आप आराम से कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। सही उत्तर मिलाना था, आप आराम से मिला सकते हैं, है ना। तो 2 1 3, 2 1 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, सारी युद्ध आपके क्लियर हो गए इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, है ना। हमने आपको पानीपत का बता दिया 1526, 1527 हमने बता दिया खानवा का युद्ध हुआ था। आपने कहा घाघरा का युद्ध आपका 1529 में होगा। अब आपको बताना है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चंदेरी, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे ना, पानीपत का लड़ा था आपका, खानवा का लड़ा था, घाघरा का लड़ा था, है ना।
अब आपको बताना है यहाँ पर चंदेरी युद्ध कब हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है, 1528 में। 1528 में चंदेरी युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। बाबर लगातार 4 युद्ध जीते थे लगातार। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान करिए। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड रिपन, ब्लू वाटर नीति, नीनो डी कुन्हा, गोवा पर अधिकार, अल्बुर्ग और तस्मान हालैंड। बताइए 19 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए ब्लू वाटर नीति का जो संबंध है ना आपका अल्मीडा से था। किससे था आपका? अल्मीडा। ऑप्शन नंबर यही वाला आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना है असत्य विकल्प को सुमेलित करना है। असत्य कौन सा है? अच्छा प्रश्न है ये आपका ये। और बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा। चलिए 20 नंबर में आपको सम्मिलित करना है। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स समय हुआ, ये बात तो सही है। चौथा जो आपका हुआ था उस समय शासन आपका था लॉर्ड कार्नवालिस का नहीं था, लॉर्ड वेलेजली का था। किसका था? वेलेजली का था। वेलेजली है ना, लॉर्ड वेलेजली का था। तो यही वाला आपको सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके सुमेलित हैं। तो याद रखेंगे चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था ये लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में आपका हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, जैन तीर्थकर उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में आपका दिया गया, आपको बताना है, मैचिंग कराना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? तीर्थकर हैं और प्रतीक चिन्ह है संभवनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और पदम प्रभु। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रतीक चिन्हों से मिलान करना है 21 नंबर में। और संभवनाथ अश्व संबंध बिल्कुल सही है, यहाँ पर अश्व होगा। और महावीर स्वामी सिंह, पदम प्रभु कमल, पार्श्वनाथ सर्फ। कौन सा विकल्प होगा? सी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर देखिए विचार करना है और कोड की सहायता सही विकल्प आपको बताना है। यापनी बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है, 22 नंबर की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए पहली बात तो ये आपका जैन धर्म से है। यापनी जो है ना, यापनी जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय नहीं है, ये तो आपका जैन धर्म से है। ये किससे है? जैन धर्म से है। तो पहला ही विकल्प आपका गलत हो गया, है ना। पहला ही आपका क्या हो गया? गलत हो गया। और लिखा प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता स्थूल भद्र के द्वारा, द्वितीय जैन सभा वल्लभी की अध्यक्षता किया गया, ये बात तो सही है। कल्पसूत्र, द्रव्य संग्रह और स्यादवाद मंजरी जैन ग्रंथ है, ये भी सही है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी, आपको बताना है। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? 23 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है बी नंबर संस्कृत थी, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। निम्नलिखित नहरों में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकली है? दामोदर नदी से बताइए कौन सी नहर निकली? हाँ, शारदा नहर, त्रिवेणी, इंदिरा, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। दामोदर नदी से निकली है नहर कौन सी है? उस नहर का नाम है एडन नहर। एडन नहर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और याद रखिएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से आपकी निकलती है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी तो नहीं है ना, ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत की क्या है? सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जानते हैं दामोदर नदी को। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई, आपको बताना है। 25 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? अगर हम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपकी की गई थी 1984 में की गई थी। याद रखेंगे 1984 में आपकी की गई थी, है ना, 1984 में। जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र आपका आता है? अगर हम 26 नंबर की बात करेंगे, हाँ, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो स्वस्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत कौन सा केंद्र आता है, तो आपका आता है राष्ट्रीय उद्यान आता है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। पर्यावरण के संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापना जैसे मुद्दे पर कार्य करने वाली वैश्विक गैर संस्था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो आपका ये कहाँ पर है? याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में है। और कहाँ पर? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है ना। तो कृष्णा नदी किसी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग जवाब करते रहिए।
ठीक है, भीमा और तुंगभद्रा तो आपकी है ही, ये तो आपने खूब पढ़ा भी होगा, है ना। कृष्ण नदी महाराष्ट्र कर्नाटक, है ना, बिल्कुल सही बात है, 1400 किलोमीटर लंबाई इसकी है। यहाँ पर देखिए दो नदी है तो बहुत फेमस है इसकी, कौन कौन सी, एक भीमा है एक तुंगभद्रा है ना। भीमा उत्तर और तुंगभद्रा दक्षिण में। तो ये तो आपकी फेमस है ही, लेकिन वो ऑप्शन तो नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर आपके और भी ऑप्शन है, 28 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी सब है। मूसी नदी जो है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। 88 नंबर का कह रहे हैं काबनी, काबनी तो है ना, काबनी नदी है आपकी। देखिए कोयना भी होती है इसकी कृष्ण नदी की, भीमा भी होती है, तुंगभद्रा भी होती है, घाट प्रभा भी होती है, माल प्रभा भी होती है, दूध गंगा भी होती है, पंच गंगा भी होती है, बहुत सारे, डिंडी भी होती है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बात सही है। देख लीजिए सभी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए मूसी जो नदी है ना, ये तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी तो है। ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो मूसी नदी जो हैदराबाद शहर है ना, वो मूसी नदी किनारे ही बसा हुआ है आपका। तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, इस प्रश्न में थोड़ा डाउट हो रहा है। एग्जाम में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, हमें याद है अच्छे से, कहीं देखे थे। प्रश्न में आया था कि मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं। तो उसमें बताया गया था मूसी नदी, मूसी नदी जो है और भीमा नदी, ये दोनों के दोनों बताया गया था कि आपकी कृष्णा नदी में। तो फिर ये आज ये प्रश्न में गलत क्यों करवाया रहा है ना। इस प्रश्न को थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो एक बार प्रश्न हमको अच्छे से याद है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि मूसी और भीमा नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं। तो वहाँ पर इन्होंने तो आंसर कृष्णा करवाया था, और आज कह रहे हैं कि मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। जहाँ से हम प्रश्न लिया है वहाँ पर यही बता रहे हैं, है ना। वहाँ से यही प्रश्न बताया जा रहा है कि उसमें जहाँ से हम प्रश्न लिए हैं वहाँ पर इसमें आंसर यही बताया गया है कि कह रहे हैं मूसी नहीं है। और हमें अच्छे से याद है, एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया था, और हम बहुत अच्छे से हम बता रहे हैं कि मूसी और ये भीमा ये तो कृष्णा नदी की होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो काबनी वाला है यही वाला होना चाहिए, है ना। काबनी की है तो नहीं, काबनी एक बार चेक कर लीजिए आप लोग भी, काबनी नदी है किसकी सहायक नदी है। क्योंकि मूसी तो हैदराबाद है ना, तो आप तो है ही। इस बुक में लग रहा है गलत है, क्योंकि अच्छे से हमें याद है। ये कावेरी नदी की शायद है ना, काबिनी ही होगा, है ना, काबिनी होगा। ये कावेरी नदी की कह सकते हैं सहायक नदी में, है ना। तो यही आपका पहला, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मूसी तो है आपका हैदराबाद, मूसी नदी किनारे, ऑप्शन पहला ही कर लीजिए। इस बुक में गलत है जहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है, और इन्होंने डिस्क्राइब भी गलत दे रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही कर लीजिए, ए नंबर होगा। हाँ ए राइट होगा। इसीलिए देखिए आराम से पढ़ा रहा है, जीके जीएस में कोई वो नहीं है कहीं कंफ्यूजन। इस बुक में ही गलत है। अब बताओ उसमें एक्सप्लेनेशन भी, तभी हमें याद आया कि मूसी और ये तो आपकी कृष्णा नदी में है, ये कैसे हो सकता है। तो कई बुकों में भी इसके आंसर गलत लिखे होते हैं, इसलिए बुकों को भी ध्यान में देख के पढ़ाना है कि कहीं बुक का तो है नहीं कि वैसे ही, तो बुक पे भी कोई विश्वास नहीं रहता। कई बुकों में गलत उसका सोल्यूशन भी कर देते हैं, बता देते हैं, है ना। तो इस बुक में बिल्कुल सरासर आंसर गलत लिखा हुआ था, सही कर लीजिए, ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा होगा, है ना। उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है। 29 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा। अगर हम 29 नंबर की बात करेंगे, है ना, उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वेमनाथ झील, अष्टमुदी झील और सस्तम कोटदा झील, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए देखिए चाहे आप कम पढ़ें क्वेश्चन, जीके जी जितना डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी जानकारी पढ़ेंगे, है ना, उतना ही फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। इसलिए एक प्रश्न को 10 तरीके से पढ़िए, और जहाँ भी डाउट हो उसको बिल्कुल अंदर तक जाइए क्वेश्चन के, इसका क्या हो सकता है क्या नहीं। और उसको हमें कैसे हमें याद आया अचानक, हमें यही याद आया कि वो तो हमने कहीं देखा था एग्जाम में, एक बार आया था ये प्रश्न, हमें बहुत अच्छे से याद आ गया। और इसमें बुक में बिल्कुल सरासर गलत लिखा हुआ था, समझ लो।
चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। देखिए पश्चिम से पूर्व पूछा गया है। पश्चिम से पूर्व की अगर सागर क्रम की बात करेंगे तो पहले आपका क्या होगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। ये भी आपको याद रखना है क्रम। बाकी सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा यहाँ पे। यहाँ पर बताइए दिए गए झीलों और राज्यों का मिलान करना है। अब देखिए सोंगमो झील कहाँ पर है, हुसैन सागर झील कहाँ पर है, पोवई झील कहाँ पर है और वीरनम झील कहाँ है। अच्छा बताइए यूपी में एक झील पड़ती है सरसपुर झील, है ना, सरसपुर झील है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कहाँ पर है। सरसपुर झील कहाँ पर है आपको बताना है, यूपी में कहाँ पर है। बाकी ये तो आपकी राज्य से संबंधित है। 31 नंबर बताइए। देखिए सोंगमो झील जो आपकी है ना, ये आपके सिक्किम में है ना। सोंगमो झील आपका कहाँ पे है, ये आपका सिक्किम में है। और हुसैन सागर झील की बात करेंगे, ये आपका तेलंगाना में है। एक आपका तीसरा और पोवई झील की बात करेंगे, पोवई झील जो आपकी है ना, ये आपकी महाराष्ट्र में है। पोवई बड़ा पाव वगैरह चलता है ना वहाँ पे, पोवई झील। आप समझिए कि बड़ा पाव वगैरह कहाँ ज़्यादा खाते हैं, फेमस है महाराष्ट्र का, ऐसे याद रख सकते हैं। सोंगमो यानी सा से तो सिक्किम याद रख सकते हैं, है ना। पोवई से याद रखेंगे महाराष्ट्र में। वीरानम झील की बात करेंगे तो आपका ये जो बचा है तमिलनाडु आपका हो जाएगा। ये नंबर आपका सही है। सरसई झील आपको बताना यूपी में कौन से शहर में है। सरसई झील नहीं सरसई पूछे, समसर पूछे थे, क्या पूछे थे, झील पूछे थे, समसर है ना। समसर झील हमने आपसे पूछा था कि यूपी में कहाँ पर पड़ती है। समसपुर है ना, समसपुर, समसपुर पूछे थे आपसे। समसपुर झील जो है यूपी में कहाँ है। समसपुर झील यूपी में कहाँ पर है आपको कमेंट में बताना है। समसपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। हिमालय क्षेत्र के कृषि का एक प्रकार है। हिमालय क्षेत्र के कृषि का एक प्रकार है 32 बताइए। यहाँ पर आपका खिल हो जाएगा। खिल हिमालय क्षेत्र में की जाने वाली कृषि का एक प्रकार होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। भारत के विभिन्न प्रकार के रेशम और उनके उत्पादक राज्यों का यहाँ पर मिलान कौन सही नहीं आपको बताना है। यहाँ पर आपके रेशम दिया गया तरफ मिलान दिया गया, आपको बताना है टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम और सहतूत रेशम। 33 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। टसर रेशम जो है झारखंड से संबंधित है आपका, है ना, झारखंड। यही वाला आपका सुमेली नहीं, बाकी सब आपके हैं। मूंगा रेशम आपका असम में। सहतूत रेशम की बात करें कर्नाटक में। चर्चा में रही गैलाथिया की खाड़ी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। गैलाथिया की जो खाड़ी है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। भारत में इस समय 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर हम भारत का बात करेंगे, पहला फायर पार्क की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा में स्थापित किया गया। उड़ीसा यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदियों में से इनमें से कौन सी नदी आपकी शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, है ना। बताइए बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये अगर आपको पता है तो कर लेंगे, है ना। ये अगर ये पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। अब एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में हमें याद है अच्छे से, पूछा गया था प्राणहिता। प्राणहिता जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो आपका था आंसर गोदावरी। अब बताइए पेन गंगा भी आपका होता है ना। पेन गंगा भी आपका है, मंजरा भी आपका है ना। यहाँ पे बता दे रहा पेन गंगा भी है, मंजरा भी है आपका, प्राणहिता भी है और वेन गंगा भी है आपकी, है ना, वेन गंगा भी है। अब बचा कौन सा, डिंडी, है ना। डिंडी नहीं होगा आपका, है ना, डिंडी आपका नहीं होगा। डिंडी किसका है, डिंडी ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है, कृष्णा नदी की है, अभी बताया था आपको। ऑप्शन डी होगा, 36 का डी बिल्कुल सही है। 36 नंबर का डी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। 37 नंबर बताइए। अंतःस्थलीय नदी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ लूनी, घग्गर, रूपेन, सरस्वती, बनास, ये सब आपकी हैं
आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी के साथ। यहाँ पर बताइए कोचीकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अगर हम कोचीकल जलप्रपात की बात करेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक के शिमोगा जिले के वराही नदी पर आपका स्थित है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित शोध संस्थान तथा उनकी अवस्थिति के संबंध में असुमेलित विकल्प का आपको पहचान करना है, कौन सा इसमें आपका गलत दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे, राष्ट्रीय जैव उर्वरक जो विकास आपका केंद्र है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद शहर में है, ये हैदराबाद में थोड़ा है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपका गाजियाबाद में है। गाजियाबाद कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यही आपका सुमेलित था। 40 नंबर में आपको बताना है, यहाँ पर सुमेलित करिए कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब हुई। 40 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर कोयला खदानों को जो राष्ट्रीयकरण है आपका ये कब हुआ था, ये तो आपका 1972 में हुआ था, यानी एक का चौथा होगा। अगर हम कहें आपसे कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी तो आप कहेंगे ये तो 1975 में हुआ था। ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और उनके निवास स्थान के संबंध में आपको सुमेलित करना है ना। यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर आपका क्या होगा। अच्छा बताइए, डोगरी जो आपकी जनजाति है ये कहाँ पे कौन से राज्य में पाई जाती है डोगरी, है ना। अभी एग्जाम में कहीं पूछा गया था, हमने देखा है। तो जो ये डोगरी आपकी जनजाति है ना, ये कौन से उसमें पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। चलो यहाँ पर बताइए 41 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ सभी के सभी कह रहे हैं सुमेलित है ना, बिल्कुल सही है, सभी के सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है ना। भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है, 42 बताइए। हाँ ओरिएंटल, बिल्कुल सही है, ओरिएंटल आपका बिल्कुल सही है। लेफोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं। लेफोलिथ और फैकोलिथ जो आपकी है ना, ये आपकी आग्नेय शैल की, कौन सी, आग्नेय शैल। हाँ बिल्कुल, रूपांतरित चट्टानों को ही हम कायांतरित शैल कहते हैं, है ना, वो एक ही बात है। आग्नेय शैल यहाँ पे आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपको देखिए लिखा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। लिखा हुआ है, कथन में लिखा हुआ है भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है ना, ये लिखा हुआ है। और आगे आपका लिखा हुआ है गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती है ना। देखिए ये बात तो सही है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है ना, ये बात बिल्कुल इन्होंने सही बोली है। और यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती है, तो ये आपका गलत है ना। देखिए यहाँ पर व्यापारिक जो है आपके सर्दी के समय पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं, गर्मी के समय व्यापारिक, तो ये वाला जो आपका लिखा है ना, व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती है, यही गलत लिखा हुआ है। बाकी आपका सही था, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग माप का सही सुमेलित है, आपको बताना है। डल्ली, राजहारा, खेतड़ी, सिंघाना, लोहार दग्गा और जावर, है ना, ये आपको बताना है सही सुमेलित है कौन सा सही है आपका। 45 में अगर हम बात करेंगे तो जो लोहार दग्गा लिखा है ना खान, ये इसमें क्या है, ये हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं एक सेकेंड, लोहार दग्गा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये वाला लोहार दग्गा जो है ना, ये बाक्साइट। देखिए लोहार दग्गा खान में बाक्साइट पाया जाता है, ये जो खान है, खदाने हैं खान, इनमें बाक्साइट क्या पाया जाता है, ये बात आपका सही है ना, बाकी सब आपके गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही है। कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कैस्पियन सागर से अगर हम बात करेंगे कितने देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो याद रखिएगा 5 देश हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका तुर्कमेनिस्तान है, रूस है, अजरबैजान है, ईरान है और कजाकिस्तान है। टोटल आपके 5 देश हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कूट की सहायता से सही विकल्प आपको बताना है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। अब बताइए इनमें सही कौन सा है। 47 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, ये आप जानते हैं IMF जो होता है अंतर्राष्ट्रीय है ना मुद्रा कोष जारी करते हैं, बात तो सही है। और यहाँ पर लिखा हुआ ईज ऑफ डूइंग है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आपका है ना, ये भी विश्व बैंक जारी करता है, ये भी बात आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाना पड़ेगा C नंबर। यहाँ पर सूची दी गई है, पहली दी गई है, आपको मिलान करना है, यहाँ पर बताना है आंसर यहाँ पे क्या होगा 48 नंबर में सुमेलित करना है। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था आपको पता होगा। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम आपका था ना, ये कब आया था, ये आपका दोस्तों 1986 में आया था। कब आया था 1986 में। यानी A नंबर का कन्फर्म हो गया ना कि तीसरा होगा, यानी ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते। जल प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम की बात करेंगे B नंबर में, तो आपको 1974 में आया था, यानी B का पहला होगा। यानी A का तीसरा, B का पहला ऑप्शन लगाएंगे विकल्प नंबर B वाला। अगला प्रश्न बताइए, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में इनमें से कौन सा आपका अनुक्रम सही है ना। जीवों के विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा आपका अनुक्रम सही है, आपको बताना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए 49 नंबर का बताइए कौन सा आपका अनुक्रम सही है। हाँ देखिए, सैलमेंडर, अजगर और कंगारू, यही वाला सही है। सैलमेंडर, अजगर, कंगारू, ठीक है ना, यही वाला क्या है आपका अनुक्रम आपका सही है, बाकी सब आपके गलत है। जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है। जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है, ये देखिए आसान है। जीव पेड़ पौधे वगैरह भोजन कैसे सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं ना, जिनके लिए जो स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होता है ना। तो आसान प्रश्न तो आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपके देखिए 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। भले ही 50 रहते हैं लेकिन काफ़ी मतलब बड़े प्रश्न रहते हैं ये, है ना। एक प्रश्न में 3-3 कहीं सुमेलित करवाते हैं कहीं वो। तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो GK GS आपका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। जब लेवल हाई पढ़ेंगे तो कोई छोटा एग्जाम अगर होगा तो आराम से आप पूरा वहाँ पे सही कर लेंगे। इसलिए GK GS का लेवल थोड़ा बढ़ा के चलिए, और जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, जितना कठिन से कठिन पढ़ सकते हैं, जितनी अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, वही आपको एग्जाम में फायदा करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद।